नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। भारत में पहली बार विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार शिक्षा सम्मेलन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। आपको बता दें कि आयोजन का मकसद बड़े स्तर पर आम जनमानस को स्टॉक मार्केट के तरफ जागरूक करने और वाणिज्यिक और वित्तीय शिक्षा का प्रसार करना है। इस सम्मेलन को प्रभावशाली व्यक्तित्व और अग्रणी शिक्षकों की सहभागिता से संपन्न कराया जाएगा। और बताते चले कि स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव में 6000 से ज्यादा लाइव प्रतिभागी और 40 से अधिक प्रभावशाली शिक्षक जुड़ने वाले हैं। तो शेयर बाजार शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बताते चले कि भारत में पहली बार विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार शिक्षा सम्मेलन दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है, जहां पर आयोजन का मकसद बड़े स्तर पर आम जनमानस को स्टॉक मार्केट की तरफ जागरूक करने और वाणिज्यिक और वित्तीय शिक्षा का प्रसार करना है। इस सम्मेलन में प्रभावशाली व्यक्तियों और अग्रणी शिक्षकों की सहभागिता से संपन्न कराया जाएगा। और वहीं आपको बताते चले कि स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव में 6000 से ज्यादा लाइव प्रतिभागी और 40 से अधिक प्रभावशाली शिक्षक भी जुड़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक की मौत के मामले में जांच जारी है। और वहीं आपको बताते चले कि पूछताछ के दौरान उनके मैनेजर संतोष राय ने यह खुलासा किया है कि फार्म हाउस में दोपहर 3 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं हुई थी। जश्न मनाने के बाद सतीश फार्म हाउस में अपने कमरे में चले गए थे। इसके बाद वह 9 बजे डिनर के लिए आए और खाना खाने के बाद वह दोबारा अपने कमरे में चले गए। वहां आईपैड पर वह मूवी फिल्म देखे और रात करीब 12 बजे उन्होंने संतोष राय को कॉल कर तबीयत खराब होने की बात बताई। और सतीश का कहना था कि उनको बेचैनी होने के अलावा सीने में दर्द हो रहा है। जिसके बाद संतोष आनन फानन में सतीश को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले गए और जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत का मुख्य कारण हार्ट अटैक को बताया गया। वही पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको बताते चले कि अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक की मौत के मामले में लगातार अभी भी जांच जारी है। और वहीं पूछताछ के दौरान बताते चले कि उनके मैनेजर संतोष राय ने यह खुलासा किया है कि फार्म हाउस से दोपहर 3 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं हुई थी और जश्न मनाने के बाद सतीश फार्म हाउस में अपने कमरे में चले गए थे। इसके बाद 9 बजे डिनर करने के लिए आए और खाना खाने के बाद वह दोबारा अपने कमरे में चले गए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आईपैड पर वह मूवी की क्लिप देखने लगे और रात करीब 12 बजे उन्होंने संतोष राय को कॉल कर तबीयत खराब होने की बात बताई। जिसके बाद सतीश का कहना था कि उनको बेचैनी होने के अलावा सीने में दर्द हो रहा है। और जिसके बाद संतोष आनन फानन में सतीश को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। और वहीं उनकी मौत का मुख्य कारण हार्ट अटैक को बताया गया है। वही पुलिस इस पूरे मामले में अभी भी जांच कर रही है। गर्मी बढ़ते के साथ दिल्ली में गहराते जल संकट की बड़ी वजह जल शोधन संयंत्र की सही तरीके से रखरखाव न हो पाना। बता दें कि वजीराबाद और चंद्रवाल जल शोधन संयंत्र में जमायात जलापूर्ति को प्रभावित कर रही है। दोनों संयंत्रों का मुआवजा करने पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लापरवाही बताया। इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए सरकार को तत्काल प्रभाव से दखल देने और मुख्य सचिव को सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। निरीक्षण के बाद तैयार नोट में जल बोर्ड और दिल्ली सरकार को पानी की किल्लत और गंदे पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में जल संकट भी गहराता जा रहा है। वहीं इस बड़ी वजह जल शोधन संयंत्रों का सही तरीकों से रखरखाव ना हो पाना। बता दें कि वजीराबाद और चंद्रवल जल शोधन संयंत्र में जमागाद जलापूर्ति के प्रभावित कर रही है। दोनों संयंत्रों का मुआयना करने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहुंचे, जहां पर उन्होंने इसको लापरवाही बताया और इसी पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराते हुए सरकार को तत्काल प्रभाव से दखल देने और मुख्य सचिव को सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
निरीक्षण के दौरान तैयार नोट में जल बोर्ड और दिल्ली सरकार को पानी की किल्लत और गंदे पानी की आपूर्ति के लिए उन्होंने जिम्मेदार भी ठहराया। तो बता दें कि वजीराबाद और चंद्रवल जल शोधन संयंत्र में जमा गाद जलापूर्ति को प्रभावित कर रही है और दोनों संयंत्रों का मुआयना करने पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लापरवाही बताया और इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए सरकार को तत्काल प्रभाव से दखल देने और मुख्य सचिव को सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और 15,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है। उसके बाद से बता दें कि कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है, जिसकी पहचान सौरभ के रूप में हुई है। दरअसल इकोडेट 3rd थाना पुलिस क्षेत्र के चौगानापुर गोलचक्कर के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान कुछ संदिग्ध दिखने पर पुलिस ने बदमाश को रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद इलाज के लिए उसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस को चोरों के पास से कई बाइक भी बरामद किया गया है और जिसकी पहचान बता दें कि उसमें से एक चोर की पहचान सौरभ के रूप में हुई है। दरअसल इकोटेक 3rd थाना पुलिस थाना क्षेत्र के चौगानपुर गोल चक्कर के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी और इस दौरान कुछ संदिग्ध दिखने पर पुलिस ने बदमाश को रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई और जिसके बाद इलाज के बाद उसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। आज रात्रि लगभग 9:30 बजे चौगानपुर गोल चक्कर पर थाना इकोटेक 3rd पुलिस टीम द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान फायरिंग करके भाग रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े जाने पर इससे हुई पूछताछ से स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त बदमाश एक शातिर लुटेरा एवं इनामी अपराधी सौरभ पुत्र ओम प्रकाश निवासी खेड़ी मनिहार थाना मवाना जिला मेरठ का मूल निवासी है। ये एक संगठित लुटेरे गैंग का सदस्य है। इस गैंग द्वारा थाना इकोटेक 3rd में दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को एक मोटरसाइकिल लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसका सफल अनावरण करते हुए 28 अक्टूबर को शातिर बदमाशों मनोज एवं साहिल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इनके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। जो आज ये अपराधी पकड़ा गया है पुलिस मुठभेड़ में, ये उसी गैंग का फरार साथी है सौरभ। वो घटना के बाद निरंतर फरार चल रहा था। आज रात्रि लगभग राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। आज बता दें कि ज्यादा गर्म दिन रहने के आसार बताया गया है। वहीं दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ है, तो वही अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में बादल छाए रहने की आशंका जताई जा रही है और 14 से 15 मार्च को बारिश होने के आसार हैं। बारिश से भी तापमान में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। यह अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री के बीच बना रहेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में शनिवार को AQI में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से दिल्ली की AQI 200 पहुंच गया है। फिर भी दिल्ली और एनसीआर के सभी शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। तो आपको बताते चले कि दिल्ली में तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिल पा रही है। वहीं आपको बता दें कि आज सबसे ज़्यादा गर्म दिन रहने के आसार बताए गए हैं और दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा दर्ज हुआ है, तो वही अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में बादल छाए रहने की आशंका जताई जा रही है और 14 से 15 मार्च को बारिश होने का आसार है। बारिश से भी तापमान में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री के बीच बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को AQI में आंशिक बढ़ोतरी भी हुई है और इस वजह से दिल्ली का AQI 200 पहुंच गया है। फिर भी दिल्ली और एनसीआर के सभी शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है। तो
तो वहीं गाजियाबाद के नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आग लगने के बाद गाड़ी से चिंगारी निकलने के साथ ही पटाखे जैसी आवाजें भी आने लगी। आग लगते ही हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहां पर गाजियाबाद नेशनल हाईवे पर आग लगी है। हालांकि इस दौरान ड्राइवर ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई और मामला सामने आते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में ले लिया है। तो गाजियाबाद के नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग लगने का ये पूरा मामला है, जहां पर आग लगने के बाद गाड़ी से चिंगारी निकलने के साथ ही पटाखों के जैसी आवाजें भी आने लगी थी। आग लगते ही हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और गाजियाबाद के नेशनल हाईवे पर ये आग लगी है। हालांकि इस दौरान ड्राइवर ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला सामने आते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को काबू में लिया है। तो आप जिस तरीके से साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से कार में आग लगी है और धुओं की लपटें उठ रही हैं। और आपको बताते चले कि आग लगने के बाद गाड़ी से चिंगारी निकलने के साथ ही पटाखों के जैसी आवाजें भी आने लगी और आग लगते ही हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू पर लाया गया। दिल्ली में ऐप आधारित बाइक टैक्सी बंद होने के बाद अब ये बाइक नोएडा में पैर पसार रही है, जिनको रोकने के लिए परिवहन विभाग की कमर कस लिया है। बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए अभियान अप्रैल से शुरू हो जाएगा और ऐसे वाहनों पर चालान किया जाएगा और एक से अधिक बार पकड़े जाने पर चालान की राशि बढ़ती जाएगी। बता दें कि जिले में 5 साल पहले बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई थी। परिवहन विभाग के मुताबिक नोएडा में अब 2446 बाइक टैक्सी रजिस्टर्ड है। वहीं आपको बता दें कि इससे दोगुना बाइक टैक्सी प्राइवेट नंबर की बाइक का कमर्शियल इस्तेमाल बना लेगी और लोगों को नए नए ऐप से जोड़कर सवारी करा रही है। तो बता दें कि आपको कि दिल्ली में ऐप आधारित बाइक टैक्सी बैन होने के बाद अब ये बाइक नोएडा में पैर पसार रही है, जिनको रोकने के लिए परिवहन विभाग भी कमर कस लिया है। बताते चले कि अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए अभियान अप्रैल से शुरू किया जाएगा। ऐसे वाहनों पर चालान किया जाएगा और एक से अधिक बार पकड़े जाने पर चालान की राशि बढ़ भी जाएगी। बताते चले कि जिले में 5 साल पहले बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई थी और परिवहन विभाग के मुताबिक नोएडा में अब 2446 बाइक टैक्सी रजिस्टर्ड है। हालांकि इससे दोगुनी बाइक टैक्सी प्राइवेट नंबर की बाइक का कमर्शियल इस्तेमाल बना लेगी और लोगों को नए नए ऐप से जोड़कर सवारी करा रही है। अशोक विहार इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां लड़की के पिता ने पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग पर आरोप लगाया है, जिसके बाद लड़की की जांच के लिए भेजा गया उसको। लोनी के एसएसपी रंजीश उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही समुदाय के हैं। वही आरोपी से अभी पूछताछ की जा रही है। तो अशोक विहार इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ एक पूरा दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पर लड़की के पिता ने पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग पर आरोप लगाया, जिसके बाद लड़की को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। वही आपको बता दें कि पीड़िता और आरोपी एक ही समुदाय के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो अशोक विहार इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ एक पूरा दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां लड़की के पिता ने पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग पर आरोप लगाया है और इसके बाद आपको बता दें कि पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इसके साथ ही पीड़िता और आरोपी एक ही समुदाय के बताए जा रहे हैं और वही अभी इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।